पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। तो डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी, रेलवे की स्टार्टिंग इन्हीं के समय में हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। क्लियर। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो आपको पता होगा क्या है। तो जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कह सकते हैं, यानी कि राज्य हड़प नीति, ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। स्वायत्त राज्य का संस्थापक अवध के बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है शहादत खां, जिनको हम कह सकते हैं बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शहादत खां, बुरहान उल मुल्क, इन्होंने 1722 में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की और उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। वो कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शाह आलम द्वितीय। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव के बाद कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक जो कंपनी के राज्य को, यानी कि जो द्वैत शासन का काल था, हम कह सकते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया था कि द्वैत शासन 1765 से 1772 तक को कहते हैं, और इसको डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी? के एम पणिकर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, संबंधित है किससे से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स की फेंस, जो रिंग फेंस की नीति थी, वो क्या थी? इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर के कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था, और इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया जाना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग्स के साथ संबंधित है रिंग फेंस की नीति। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसको निलंबित किया गया था चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हो गई थी, और ये घटना कब घटी थी आपको पता होगा? 1922 में, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो आपको पता है कि हाल ही में, यानी कि 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी 2021 को इसका जो हुआ 100 साल पूरा हो गया, ठीक है, 100 साल पूरा हो गया। तो ध्यान रखेंगे 1922 में हुआ था 4 फरवरी को, ये घटना आपको पता होगा, और इसी कारण से गांधी जी ने जो कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। 1935 का अधिनियम, सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। तो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर यह किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 2 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। साथ ही साथ सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था। ये सभी 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज जो की गई थी किसके द्वारा? तो बार्थोलोमेव डियास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है?
तो ध्यान रखेंगे जब पहले आप तो ये याद रखिएगा कि लोकटक जो झील है वो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पे है तो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, गुलाम वंश का जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान दिया करते थे और इनकी उदारता के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, और आपको पता है कि ये इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1210 में। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश या फिर कह सकते हैं कि मामलुक वंश की स्थापना की, और उसके बाद 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय। ठीक है, और इनका अगर हम बात करें कि मकबरा कहाँ है, तो वो आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, जल्दी से। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का जो संस्थापक या फिर पहला सुल्तान की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का जो कह सकते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में इन्हीं के समय में हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने किसके समय में जो कि आक्रमण किया था, और वो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कल्लर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिंदू शाही राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? उबदांडपुर। ठीक है, उबदांडपुर याद रखिएगा, और साथ ही साथ राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं यार, कि गीत गोविंद के रचयिता बताइए कि कौन थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जयदेव। ठीक है, जयदेव। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में, ठीक है, असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, और वो कौन है? तो शंकरदेव। ऑप्शन ए सही होगा, शंकरदेव। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था अकबरनामा जो वो अबुल फजल के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिवाजी महाराज। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दासबोध के रचनाकार है? दासबोध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दासबोध के रचनाकार कह सकते हैं रामदास। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रामदास। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री सामर्थ रामदास ने की थी, और इस ग्रंथ का महाराष्ट्र में बहुत अधिक सम्मान होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिंदी भाषा जानने वाले जिस तरह से रामचरितमानस को जितने आदर की दृष्टि से देखते हैं, उतनी ही आदर की दृष्टि से मराठी भाषा को जानने वाले जो लोग होते हैं वो दासबोध को देखते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है, और इसे आमतौर पर बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बारापानी झील कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी, और एक राज्य का राज्यपाल भी, यानी कि उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत? तो 123 आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है। ठीक है,
अगर अधिनियम पूछ ले कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिनियम दिया गया था वो 1935 के तहत दिया गया था, जबकि राज्यपाल को अगर हम बात करें तो राज्यपाल को 1861 के तहत दिया गया था अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक नीचे छोटा सा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए कि जल्दी से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 है, उसी तरह से राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, कमेंट करिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो सल्तनत काल में सबसे पहले इक्तादारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा 1226 में प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ होता है कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में, ठीक है, तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा का अंत जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया तथा फिर से राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान फिर से शुरू किया। तो आपको पता है कि नगद भुगतान देने की प्रथा जो स्टार्ट की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी इक्ता प्रथा को समाप्त करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पॉइंट्स बन जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न ये कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक जी का जो धर्म उपदेश है, सिखों के प्रथम गुरु या फिर कह सकते हैं कि सिखों के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक। तो मानव बंधुत्व का नारा इन्होंने दिया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी ने खुद को अनहलक घोषित किया था जिस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया? अनहलक घोषित किया गया था और जिस कारण से इनको फांसी पर लटकाया गया था, और वो कौन थे? तो मंसूर अल हजाज। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मंसूर अल हजाज। अगला प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यानी सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले जो विरोध किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है? तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाबर ने तुर्की भाषा में तुज़क-ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है कि बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में तुज़क-ए बाबरी। ठीक है, जहांगीर ने फारसी भाषा में तुज़क-ए जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये पॉइंट्स भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन सा कथन असत्य था, तो इनमें से कोई भी नहीं असत्य, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं दिया गया था, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया था इधर उधर छेड़छाड़ करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये हत्या की गई थी औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, औरंगजेब। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और 11 मार्च 1689 को कोंडेगांव में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अगर क्वेश्चन लागू पूछता तो वहाँ पे हम 26 जनवरी 1950 को टिक करते हैं, लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन ए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण आर में कह रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाता है कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, यानी भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और इसका सही अर्थ यहाँ पे निकल जाता है कि अर्ध संघात्मक का मतलब ये हुआ कि न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। और ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये बात किसने कही थी? तो केसी वेयर ने कही थी, केसी वेयर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है संविधान की व्याख्या में
व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जो दी गई है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1955। ठीक है, 1955। और आपको पता है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन जो बिल पास हुआ था उसमें काफ़ी चर्चा भी रहा था 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाग 9 के ए। ठीक है, भाग 9 के ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भाग 4, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन की बात आर्टिकल 40 में की गई है। और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है, जहाँ से लेकर के देखें तो 36 से 51 तक इसका आर्टिकल संबंधित है। तो कह सकते हैं कि 40 इसके अंतर्गत आता है, इसलिए हम भाग 4 को टिक करेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हम कह सकते हैं कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम जो वो किसने बनाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एडवर्ड टेलर। ध्यान रखेंगे, एडवर्ड टेलर। जबकि अगर हम बात करें कि परमाणु बम किसने बनाया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परमाणु बम को इन्होंने रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। और पृष्ठपात्र की बात करें तो वार्न वन ब्राउन यहाँ पे कर सकते थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? बताइए कि सबसे बड़ा जो कुल है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल के अंतर्गत हम बात करें तो कंपोजिटी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपोजिटी या फिर एस्टेरिसिए फूल वाले पौधों का एक कुल है। इस कुल को हिंदी में हम कहते हैं संग्रथित। ठीक है, संग्रथित कुल कह सकते हैं। और इस कुल में अन्य कुलों की अपेक्षा अधिक पौधे हैं और ये विश्वव्यापी भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बारबैटा मेलिंगटॉक, ठीक है, बारबैरा मेलिंगटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, इस वजह से ये काफ़ी फेमस भी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। मेलिंगटॉक जो थे वो मक्का पौधे पर कार्य करने के लिए फेमस थे। चलिए मैं आपके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि बारबरा मेलिंगटॉक एक अमेरिकी वैज्ञानिक और हम कह सकते हैं साइटोजेनेटिक्स थी, जिन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको दिया गया था। मेलिंगटॉक ने क्रोमोसोम का अध्ययन किया और मक्का में, ठीक है ध्यान रखेंगे, मक्का में प्रजनन के दौरान वे कैसे बदलते हैं उन्होंने जो कि मक्का के गुणसूत्रों को देखने के लिए तकनीक भी विकसित की और कई मौलिक अनुवांशिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण का भी प्रयोग किया था। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व का कमी के कारण होता है? धान का जो खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे, तत्वों में कमी होने वाले जो रोग होते हैं, यानी कि किस तत्व के कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से याद करा चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट के जाकर के पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है जस्ता, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जस्ता। अगला क्वेश्चन की पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम होते हैं वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? मुख्यतः आहार वहन के लिए, ठीक है ध्यान रखेंगे, आहार वहन के लिए। जबकि जाइलम की बात करें तो जल वहन के लिए होता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से उत्तक का उदाहरण है। निम्न में से कौन यहाँ पे जो कि उत्तक का उदाहरण है?
तो ध्यान रखिएगा, रक्त जो होता है एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि रक्त कौन सा उत्तक है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ध्यान रखेंगे, संयोजी उत्तक है। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेवेरेसियन तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन जो तंत्र है वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? हेवेरेसियन जो तंत्र है स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है, आपातकाल के अंतर्गत। ठीक है ना। और ये जो होता है राज्य में लागू किया जाता है राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था का मतलब ये हुआ कि संविधान में उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है कि नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष, नीति आयोग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। नीति आयोग आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में ये स्थान आया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के बारे में जितनी चीज़ें आप बता सकते हैं जल्दी से आप, बहुत अच्छी बात होगी। जैसे फुल फॉर्म हो गया, और स्थापना तो मैंने आपको बता ही दिया, अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया। सीईओ भी बता दीजिएगा सीईओ कौन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो योजना आयोग 1950 में 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, और इसी के स्थान पर मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्रा ने कहा था। बी को टिक करेंगे, अशोक चंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव दिया था किस क्षेत्र में? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ऑप्शन सी का ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? और ये पुस्तक बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन कौन से वेद में है? तो आपको पता है कि हमारे भारत में 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में 4 प्रकार के वेदों के बारे में वर्णन किया गया, और सबसे तीसरा जो वेद था वो हम कह सकते हैं, यानी कि तीसरा वेद संगीत से संबंधित था, सामवेद। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं भी, और इन 3 शाखाओं को नाम आप याद रखेंगे। तो इन 3 का नाम क्या है? कैथुमीय, जैमिनीय और रणायनीय। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। अगर पूछ ले डायरेक्ट कि ये किसकी शाखाएं हैं, तो सामवेद की शाखाएं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? बताइए कि अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? बहुत ही आराम से वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया है। राइट आंसर यहाँ पे होता है अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम जो उदय हुआ वो किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंग्लैंड। अगर पूछ ले कि कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 18वीं शताब्दी में, यानी 1760 याद रखेगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1760 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? बलबन के संबंध में असत्य है। आपको पता है कि बलबन जो था वो सल्तनत काल में गुलाम वंश के शासकों में से एक था। तो बलबन के संबंध में अगर यहाँ पे असत्य कथन की देखें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी को समाप्त किया था। और आपको पता है कि चहलगानी को इल्तुतमिश ने गठन किया था। 40 सरदारों का एक गठन हुआ था जिसका चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इसका दमन किया था बलबन ने। क्लियर? तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति को भी अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था? बलबन ने। ये पॉइंट भी सही है।
और साथ ही साथ उसने एक सैन्य विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज की स्थापना भी की थी। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है माउंटबेटन योजना। ध्यान रखेंगे, माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार अब लोग वेट मत किया करो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दो। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो कर ही सकते हो यार, लाइक में क्या रखा है, लाइक कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? रेंज। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताइए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करते हैं, उत्तम प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, क्या कमेंट करके बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं आपको बता दूं कि 1985 में ये स्टार्ट हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शिवाजी महाराज की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी महाराज की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? एक एक चीज को पढ़िए और बताइए कि क्या सत्य होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काटी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किया था, बिल्कुल सही है। भूराजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो कि बाद में बढ़ा करके 40% कर दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। शिवाजी महाराज ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ये पॉइंट भी सही है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सामान्य लवण कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी कि नाभिकीय जो संलयन होता है उसको कह सकते हैं, उसी के तहत तारे, सूर्य, ये सभी जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्णांध पुरुष यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है, मैन है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता जो होगा, कलर ब्लाइंडनेस का जो लक्षण होगा उत्पन्न होंगे किसमें? तो उनके हम कह सकते हैं कि पुत्रियों के पुत्रों में ये लक्षण देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित हुआ, यानी किस अधिनियम के द्वारा निर्मित हुआ था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद निर्मित किया गया था। और 1861 क्यों फेमस है, मैंने आपको आज कल सुबह की वीडियो में ही बताया था कि 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सुबह के नहीं, कल की वीडियो में हम बात किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाहरित, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो बताइए कि भारत में कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ननकाना साहिब, ठीक है। ननकाना साहिब जो हम कहाँ पे कह सकते हैं, ये पड़ता है पंजाब में, ठीक, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो नांदेड़ आपको पता है कि ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, और पांतोआ अगर साहिब की बात करें, पाउंता साहिब की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में, और केसगढ़ साहिब की बात करें तो ये पंजाब में स्थित है।
तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ भी सकते हैं कि ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और इसका पुराना नाम की बात करें तो राय भोईदी तलवंडी था, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रकृत, ठीक है, प्रकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक सभ्यता संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, यहूदी धर्म से। ध्यान रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहूदियों की प्रारंभिक इतिहास का जो अधिकतर हमें पता चलता है वो ओल्ड टेस्टामेंट से ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन की मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, जनरली हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है लगभग 74%, करीब 73 पॉइंट समथिंग होता है। तो 74% हम कह सकते हैं, और करीब 24% के आसपास, 25% 24% के आसपास हम कह सकते हैं कि हीलियम होता है, लेकिन बाकी अन्य गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव के साथ साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि सबसे अधिक ऑक्सीजन है, करीब 46.6%। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन करीब 27.7%, और उसी तरह से थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो मेंटल और कोर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एल्सवर्थ हिटिंगटन, ठीक है, हिटिंगटन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातों तथा उनकी स्मृतियों किस ग्रंथ में संकलित है। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है। तो हदीस में संकलित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है, और ये वीवीआई है, ध्यान रखेगा। मिलिंद पन्हो की बात करें तो ये एक प्रकार का बौद्ध पाठ है, बौद्ध ग्रंथ है कह सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल करीब 100 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच एक वार्तालाप का वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था, लाया किसने था, रामानंद ने, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। अगर आपने हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाली वीडियो देखी होगी जो लूजेंट टॉपिक वाइज से हमारा स्टार्ट किया गया, उसी में मैंने आपको पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म का नहीं है तो महायान, हीनयान और थेरावाद ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से संबंध है। लेकिन दिगंबर की बात करें तो ये श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता होगा ये जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि आपको ये बताना है कि जो जैन धर्म था दो भागों में विभाजित हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो ये कब विभाजित हुआ था, किसके शासन काल में विभाजित हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से राइट आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं। बताइएगा किस राजा के शासन काल में ये विभाजित हुए थे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो बताइए कि इनमें से कौन अच्छे तरीके से सुमेलित किया गया।
देखिए भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु के साथ होना चाहिए था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के साथ होना चाहिए था, कथकली केरल के साथ बिल्कुल सही है, और कथक उत्तर भारत से संबंधित है, ये पॉइंट भी गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से कौन सा नृत्य? तो सही आंसर होगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट वन है कि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था? और वो वस्तु का कह सकते हैं चाय, ठीक है, चाय, लेकिन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट वन की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने कल की वीडियो में ही पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हम कह सकते हैं कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जबकि सबसे अधिक 1106 बिहार का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बिहार का। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा बीमारू का मतलब क्या होता है, जैसे कि BI से बिहार कह सकते हैं, MA से मध्य प्रदेश, और R से राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली पूछा भी जा सकता है कि बीमारू का फुल फॉर्म बताइए क्या क्या होते हैं, बीमारू में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो यही 4 राज्य होते हैं। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा कि सबसे अधिक घना आबादी राज्य कौन सा है? तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था बिहार की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मौसमी प्रवास से संबंधित है, बताइए कौन सी जनजाति? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा भोटिया, ठीक है, भोटिया जनजाति अधिकतर हम कह सकते हैं कि भारत में उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? और ये एशियाई शेर के लिए काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है गुजरात में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर क्या होगा? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब से की गई थी? 1973 में, ठीक है, 1973 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। कानाकिसली कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ बाकी 2 के बारे में, आपको पता होगा, रणथंबोर राजस्थान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जो की गई थी वो यहीं से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड से, ठीक है ना। और भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी यही था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कानाकिसली नेशनल पार्क जो किस स्टेट में स्थित है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्वविख्यात जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, जिससे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, शरावती नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की पेप्सिन है एक, बताइए कि पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है ना। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अग्नाशय में पाया जाता है। पेप्सिन बदल देता है किस में? पेप्सिन जो है वो किसको किस में बदलता है बताइए? पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है ना, एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, बताइए कि कौन सा पदार्थ? तो आपको पता है कि हमें ऊर्जा जो मिलती है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर में ईंधन का काम करने के लिए हम जानते हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें कि दूसरा ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमें एनर्जी देता है, वो है वसा यानी कि फैट, ठीक है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण जो होता है वो किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो होता है स्टार्च का बना होता है। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शहद का प्रमुख घटक अगर हम बात करें तो राइट आंसर विल बी फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपके आज मार्क्स कम आते हैं, अगर 51 से अगर आपने स्कोर कम किया तो आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर जिले में। नेक्स्ट वन की साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो बैठक बुलाई जाती है, कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। और मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कई बार कि जो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि संसद का गठन किस आर्टिकल में है, तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं संसद का गठन किस अनुच्छेद में? तब तक आप कमेंट कीजिए, तब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, सरल। मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो लोग नए हैं आप वो भी देख सकते हैं। सरल का मतलब क्या हुआ? देखिए, स का मतलब संसद, ठीक है, संसद। र का मतलब हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और ल का मतलब हो गया लोकसभा। अब हम यहाँ पे समझते हैं संसद का गठन हम कह सकते हैं कि 79, राज्यसभा का गठन 80 होगा, इसके बाद 80 और ये हमारा 81। तो इस तरह से याद रख सकते हैं 79, 80 और 81, ये होता है हमारा एक सीक्वेंस होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। छोटा सा एक तरीका है, सरल, ठीक है। संसद का गठन 79 के तहत किया जाता है। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं सभी को पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद बनता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवाओं के आयोग का प्रावधान किया गया? संघ एवं राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके प्रावधान किए गए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315, ठीक है, 315। और दो अनुच्छेद जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करती है, और 315 जो कि संघ राज्यों के में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, 312। चलिए अगला क्वेश्चन की काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया काम करने के अधिकार? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 41, ठीक है, 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा।